नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर आकाश कुमार अम्बष्टा है। मैं आज यहाँ पे बात करने आया हूँ बेसिकली एक नए ब्रांच के बारे में जिसे जेरियाट्रिक मेडिसिन कहते हैं। ये मेडिसिन का ही एक ब्रांच है जो कि स्पेशली जो सीनियर सिटीजन होते हैं, जो 60 साल से ऊपर के जो एडल्ट्स होते हैं, उनके लिए जेरियाट्रिक मेडिसिन करके एक ब्रांच होती है। जैसे बच्चों के लिए हम लोग पीडियाट्रिशियन जानते हैं, पीडियाट्रिक्स होते हैं जो बच्चों को देखते हैं, वैसे ही बुजुर्गों को देखने के लिए जेरियाट्रिक मेडिसिन करके एक ब्रांच होता है। और हम जैसे मैं खुद एक जेरियाट्रिशियन हूँ, मैं एक स्पेशलिस्ट हूँ जेरियाट्रिक मेडिसिन। मैंने एमडी किया है एम्स न्यू दिल्ली से इसी स्पेसिफिक ब्रांच में। तो आज हम लोग इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे कि क्या है जेरियाट्रिक मेडिसिन, क्या ज़रूरत है अलग से एक जेरियाट्रिशियन की या एक अलग ब्रांच होने की ज़रूरत क्या है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल जानेंगे। तो जेरियाट्रिक मेडिसिन अगर बोलें तो 60 साल से ऊपर के मरीजों को स्पेसिफिकली देखते हैं। जो 60 साल से ऊपर जो नॉर्मली इस एज ग्रुप में होते हैं, जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं, उनकी कुछ अलग तरह के बीमारियों का जो प्रेजेंटेशन होता है, जो तरीका होता है वो थोड़ा अलग होता है एज कम्पेयर टू एक यंग पॉपुलेशन से। जो एक जवान जो 25-30 साल के व्यक्ति हैं और एक व्यक्ति जो मे बी 70 साल का, 75 साल का, 80 साल का हो, उनके बीच में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। जैसे कि जो यंग पॉपुलेशन होता है वो नॉर्मली उनको एक बीमारी होती है या बहुत तो 2 बीमारी होती हैं। बट जो बुजुर्ग होते हैं अक्सर उनमें बहुत सारी बीमारियां एक साथ होती हैं, जैसे शुगर की बीमारी, ब्लड प्रेशर की बीमारी, कोई हार्ट से रिलेटेड बीमारी या किडनी की बीमारी। तो बहुत सारी चीज़ें जनरली एक ही इंसान में होती हैं, इसलिए इनका जो ट्रीटमेंट होता है वो भी थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। क्योंकि जो आप दवाएं देते हैं, जो हम लोग दवाएं देते हैं, वो दवाएं कितनी उनमें कारगर करेंगी, उनका साइड इफ़ेक्ट तो ज़्यादा नहीं हो जाएगा। ये बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। अगर हम लोग अलग अलग करके देखें कि शुगर का एक इलाज हो, ब्लड प्रेशर का एक इलाज हो, हार्ट का एक इलाज हो, जो कि अभी चलता है, इसको हम लोग पॉलीक्लिनिक अप्रोच बोलते हैं। पॉलीक्लिनिक अप्रोच मतलब कि एक पेशेंट जो है, एक आदमी हर अलग अलग बीमारी के लिए अलग अलग डॉक्टर्स के पास जाता है, तो उसके पास एक बहुत बड़ा एक प्रिस्क्रिप्शन बन जाता है, एक पुर्जा बन जाता है जिसमें तरह तरह का दवाइयाँ लिखा रहता है। लेकिन हर दवाई आप एक साथ इतनी सारी अगर दवाएं खाएंगे तो उसका साइड इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ज़रूरी है कि आप इसको एक ऐसे जगह पे जाएं जहाँ पे सारे चीज़ों का एक इलाज पॉसिबल हो और कौन कौन सी दवाइयाँ चलनी है, कौन कौन सी नहीं चलनी है, उसको एक प्रॉपर तरीके से उसको एक बनाया जा सके। उसके लिए जेरियाट्रिशियन का होना एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नहीं तो होता क्या है कि आप अलग अलग डॉक्टर से अलग अलग प्रिस्क्रिप्शन लेते हैं। हाँ, लेकिन अगर जरूरी है कि हाँ किसी स्पेसिफिकली जाना है किसी हार्ट की केस पर, तो डेफिनेटली वहाँ पे रेफ़र किया जाता है। बट फाइनली जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है वो एक जेरियाट्रिशियन ही डिसाइड करता है कि कौन सी दवाएं देनी है, कौन सी दवाएं नहीं देनी है। इसको हम लोग पॉलीफार्मेसी बोलते हैं। मतलब 5 से ज़्यादा दवाई अगर कोई एक इंसान लेता है तो उसको पॉलीफार्मेसी कहा जाता है, क्योंकि फिर दवाओं के बीच में भी आपस में इंटरेक्शन होता है और दवाओं का साइड इफेक्ट भी बढ़ जाता है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं जब हम लोग एक वयस्क आदमी को, बुजुर्ग आदमी को जब देखते हैं। इसमें भी अलग अलग तरीके के हैं। कुछ व्यक्ति सिर्फ 60 साल 65 साल के हैं जो हट्टे कट्टे हैं, जो सब कुछ कर पा रहे हैं, जिनको सिर्फ एक ब्लड प्रेशर है या कुछ भी नहीं है। एक पेशेंट होता है जो 70 साल 75 साल से ऊपर होता है, जो कि 1-2 बीमारियां होती हैं बट अपना काम कर पा रहे हैं। और एक मरीज होता है जो मे बी 80 साल 85 साल का है, लकवा मार गया या याददाश्त की बीमारी हो गई, जो बेड पे चले जाते हैं। तो अलग अलग तरीकों का, अलग अलग जो पेशेंट होता है उनके लिए अलग अलग जो तरीका होता है उनका ट्रीटमेंट का, वो चेंज हो जाता है। तो ये सब चीज़ें ध्यान देने की ज़रूरत होती है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि अलग और क्या अलग है जेरियाट्रिक मेडिसिन में। अलग ये है कि कैसे ये लोग प्रेजेंट करते हैं। जैसे कि सबसे इम्पॉर्टेंट आई थिंक इस एज ग्रुप में है गिर जाना, फॉल, जो कि हम लोग नॉर्मली बात नहीं करते। नॉर्मली हम लोग इस पर ध्यान नहीं देते। अगर आप एक नॉर्मल फिजिशियन के पास जाएंगे, नॉर्मल लोगों के पास जाएंगे, तो गिरना माना जाता है कि हाँ ये तो उम्र में होता ही है। लेकिन अगर एक मरीज, एक व्यक्ति जो 75 साल का है गिर जाए, उसके बाद उसका अगर एक हिप फ्रैक्चर हो जाए, उसका जो कूल्हा है वो टूट जाए, तो वो हमेशा के लिए बेड रिडन हो जाता है। और वो उसके लिए भी और पूरे फैमिली के लिए भी, वो खुद तो डिपेंडेंट होता ही है और उनकी पूरी फैमिली उसके पीछे उनको इन्वॉल्व हो जाना पड़ता है, जो कि बहुत कॉमन है। अक्सर हम लोग देखते हैं कि एक महिला गई, बाथरूम में जा रही थी, वहाँ स्लिप करके गिर गई, उसके बाद उनका एक फ्रैक्चर हो गया, फिर उसका ऑपरेशन हुआ, फिर वो बेड पे ही चली गई। और ऐसे मरीज 6 महीने साल भर में कुछ ना कुछ बीमारी लेके इवन डेथ तक हो जाती है, एक्सपायर भी हो जाते हैं लोग। तो गिरना एक बहुत इम्पॉर्टेंट आई थिंक
प्रॉब्लम है जो इस एज ग्रुप में होता है। और क्यों गिरता है, कोई इंसान क्यों गिरता है, उसके पीछे ही बहुत सारी वजह होती है। जैसे देखने में प्रॉब्लम हो रही हो, कान में सुनने में प्रॉब्लम हो रही हो, बैलेंस, बहुत लोग का बैलेंस खराब हो जाता है धीरे धीरे, उसकी प्रॉब्लम हो रही हो, या जो दवाएं खा रहे हैं दवाओं का साइड इफेक्ट हो रहा हो। इवन ब्लड प्रेशर की जो आप दवा खाते हैं उससे भी ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट होता है, वो भी कभी कभी होता है ऐसा कि मरीज उसकी वजह से भी गिर जाते हैं। या फिर बहुत याददाश्त में कोई समस्या हो, या फिर आपके घर में कोई प्रॉब्लम हो, जैसे स्लिपरी बाथरूम हो। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो पेशेंट को प्रीडिस्पोज करती हैं कि पेशेंट गिर जाए, और ये एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है, एक बहुत बड़ी समस्या है जो कि ध्यान देने लायक है। तो एक जेरियाट्रिशियन का काम होता है कि ये सारी चीज़ें को इवैल्यूएट करना, कि अगर एक पेशेंट गिर जा रहा है तो किस वजह से गिर जा रहा है, कि क्या क्या वजह हैं, उसके हिसाब से ही उसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल एक डिसाइड होता है कि दवाओं से होगा या फिजियोथेरेपी से होगा या घर में कुछ चेंजेस करने हैं उसके थ्रू होगा। जैसे ये सिंपल अगर आप देखें तो जो हम लोग टॉयलेट यूज करते हैं, जो बुजुर्ग टॉयलेट यूज करते हैं, उसमें एक सिंपल अगर आप एक हैंड बार लगा दो तो उससे सपोर्ट लेके पेशेंट उठता है। कभी कभी क्या होता है कि पैरों में उतनी ताकत नहीं होती, उठने को कोशिश करते हैं, उसी समय फिसल के गिर जाते हैं। तो सिंपल एक हैंड बार लगा देना एक चीज़ होती है जो कि आपको एक कोई भी अगर इस बारे में ध्यान देंगे तो ये सब चीज़ें निकल के आती हैं। तो एक जेरियाट्रिशियन का काम होता है कि आपका इवेलुएट करना कि क्यों ये चीज़ें, क्यों कोई पेशेंट गिर जा रहा है। तो फॉल एक एज कंपेयर टू एक हार्ट अटैक के बराबर मान के चलिए, जो इसका मॉर्टेलिटी रेट है, मतलब इसकी वजह से जो लोगों की डेथ होती है, एज कंपेयर टू एक हार्ट अटैक में जितना एक्सपायर होते हैं लगभग उतना ही होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सेकंड, आई थिंक सबसे मोस्ट कॉमन बीमारी जो है जिसको अगेन लोग इतना ध्यान नहीं देते, याददाश्त खो जाना। याददाश्त की प्रॉब्लम बहुत कॉमन है और लोग सोचते हैं कि हाँ, जो हम लोग देसी भाषा में बोलते हैं कि सठिया गया है, बट ऐसा नहीं है। एक हाँ, उम्र के साथ डेफिनेटली थोड़ा तो कम हो जाता है, जो एक यंगर पॉपुलेशन से आप लेंगे तो कंपेयर करने पे याददाश्त थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन याददाश्त कम होना एक बीमारी है और इसका ट्रीटमेंट भी, इसका उपचार भी होता है और इसके बहुत सारे कारण भी होते हैं कि वो पेशेंट याददाश्त खो रहा है, पहले जो काम कर पा रहा था अभी वो काम नहीं कर पा रहा। जैसे कि पहले वो सिंपल अपना खाना बनाना, कपड़ा धोना या घर का सारा काम कर पा रहे थे, अभी नहीं कर पा रहे। इवन बाजार जाने के लिए भी उनको डिपेंडेंट होना पड़ रहा है। अगर ये सब चीज़ें हो रही हैं, दैट मीन्स कि उनके याददाश्त में या उनके समझने की क्षमता में, उनके बोलने की क्षमता में, उनके निर्णय लेने की क्षमता में कुछ ना कुछ समस्या आ रही है। और ये सब चीज़ें एक्चुअली में एक बीमारी है जो हम लोग सिर्फ एजिंग प्रोसेस मान लेते हैं कि हाँ, ये तो उम्र के साथ ऐसा होता है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ उम्र की वजह से हो रहा है। हो सकता है बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस तरह से प्रेजेंट करती हैं। जैसे सिंपल मैं एक एग्जांपल देता हूँ, नमक कम हो जाना। जो बॉडी में सोडियम और पोटेशियम हम लोग के होता है, नमक की मात्रा होती है। बहुत सारी ब्लड प्रेशर की दवाएं जो हम लोग लेते हैं उससे नमक शरीर में कम हो जाता है। तो ऐसे मरीज भी भूलने लगते हैं जो कि नॉर्मली हम लोग ध्यान नहीं दे पाते। ये बहुत एक सिंपल एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल जैसे मैं दे सकता हूँ कि जो वेजिटेरियन खाना खाते हैं या फिर जो बहुत कम, जो न्यूट्रिशन जो है, बहुत बुजुर्ग होने के बाद न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, मतलब खाना खाने का जो इतना वो कम हो जाता है, तो विटामिन B12 की कमी हो जाती है। विटामिन B12 भी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके ब्रेन के नॉर्मल फंक्शन के लिए। तो ये सब कुछ सिंपल एग्जांपल्स हैं जो कि ऐसे प्रेजेंट करेंगी जैसे कि याददाश्त हो रही है, जो हम लोग मान लेते हैं कि हाँ, ये तो नॉर्मल, हाँ, ये बुजुर्ग है तो इनके साथ तो हो रहा होगा, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये सब चीज़ें जो है ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इसका जो उपचार है वो बहुत अलग अलग है डिपेंडिंग ऑन कि किस कारण से हो रहा है, पहले वो ढूंढना, और दूसरा होता है कि एग्जैक्ट उसका जो ट्रीटमेंट है वो स्टार्ट करना। थर्ड में अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पे डिस्कशन करना चाहूँगा जिसको हम लोग डिप्रेशन बोलते हैं। डिप्रेशन हिंदी में बोलेंगे तो अवसाद या फिर मानसिक जो रोग होता है, ये भी बुजुर्गों में अलग होता है। जैसा एक यंग पॉपुलेशन में होता है वैसा मानसिक रोग बुजुर्गों में नहीं होता है। जैसे कि जो डिप्रेशन में चले जाते हैं अक्सर वो लोग अलग से रहने लगते हैं, मतलब वो जो पहले करते थे, पहले जिन चीज़ों में उनको अच्छा लगता था, जैसे टीवी देखना, अखबार पढ़ना या फिर लोगों से बात करना, जो मित्र फ्रेंड्स आ रहे हैं उनके साथ बात करना, वो सब चीज़ें धीरे धीरे कम करके वो अपने आप को अलग एक अलग अपने कमरे में चले जाते हैं, अपने एक अलग हो जाते हैं। इसको आइसोलेशन भी बोलते हैं। ये बहुत चीज़ों पे होता है एक्चुअली। डिप्रेशन का बहुत सारा वजह भी होता है, बहुत सारी
बीमारियों में भी डिप्रेशन होता है, जैसे थायराइड की बीमारी में भी डिप्रेशन हो सकता है। बहुत लोग शुगर या हार्ट के मरीज जो होते हैं उनमें अपनी बीमारी की वजह से डिप्रेशन का प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। बहुत लोग घर में इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम होती है, जैसे बच्चे नहीं हैं या बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं या बाहर दोनों काम कर रहे हैं, अकेला रहना पड़ रहा है, उन लोगों में भी डिप्रेशन की बहुत ज़्यादा समस्या होती है। तो डिप्रेशन या अवसाद समझना इन बुजुर्गों में वो थोड़ा अलग तरीके से समझाया जाता है, क्योंकि वो नॉर्मल जैसे पॉपुलेशन वैसा नहीं होता, और जो ट्रीटमेंट है, जो उपचार है, वो भी बहुत अलग तरीके से होता है इन खास करके इस पॉपुलेशन में। तो कुछ मानसिक बीमारियां जो हैं वो बहुत ज़रूरी है इन सबको सही टाइम पे डिटेक्ट करना और इनका उपचार करना। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दा था। उसके बाद एक बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दा है जो कब्जियत की। बहुत लोग, आप सभी लोग ऑलमोस्ट 50 से 60% लोग कब्जियत की शिकायत करते हैं उम्र के साथ, कि नॉर्मल जैसे हम लोग पहले लैट्रिन जाते थे अभी वैसे नहीं हो रहा है या बहुत ताकत लग रहा है। ये भी देखिए, एजिंग के साथ, उम्र के साथ ये चीज़ें कुछ कुछ होती हैं, लेकिन बहुत सारी बीमारियों में भी ये चीज़ें होता है। कब्जियत होना एक सिर्फ नॉर्मल बात नहीं है। तो ये चीज़ को समझना कि कब्जियत क्यों हो रहा है, उसका कारण क्या है, और उसका उपचार भी, बहुत सारी दवाएं मिलती हैं मार्केट में जो नॉर्मल लोग ले लेते हैं, बट उसका साइड इफ़ेक्ट भी बहुत अलग होता है। तो इसका जो उपचार है, इसका जो कारण है, ये सब भी ढूंढना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और पांचवा प्रॉब्लम हम लोग बोलते हैं यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस मतलब पेशाब कंट्रोल नहीं कर पाना, जो कि बहुत कॉमन है। महिलाओं में भी, जो बहुत बुजुर्ग महिलाएं हैं उनमें भी पेशाब कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। कभी कभी जाते जाते पेशाब हो जाता है, जो कि नॉर्मली डिस्कस भी नहीं करते, क्योंकि इतना एम्बैरेसमेंट होता है, इतना संकोच होता है कि लोग बोल भी नहीं पाते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम चल रही है। बट ये सब प्रॉब्लम एक्चुअली बहुत कॉमन है। तो ये ज़रूरी है कि पेशेंट भी इस बारे में बात करे और डॉक्टर भी इस बारे में बात करे कि क्या आपको ये प्रॉब्लम हो रही है। अगर आपको यूरिनरी पेशाब कंट्रोल करने में प्रॉब्लम हो रही है तो बहुत सारे उसका मेडिसिन है, मेडिसिन बहुत सारी है। बहुत सारी दवाओं की वजह से भी ऐसा होता है कि यूरिन आपका कंट्रोल नहीं है। जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। अगेन, जो मेल पेशेंट होते हैं उनमें प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होती है, और प्रोस्टेट की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट बहुत कॉमन है, जिसमें पेशाब का प्रॉब्लम सभी को लगभग हो ही जाता है। तो इसका इलाज संभव है, ट्रीटमेंट है उसका पॉसिबल। और दवाओं की वजह से, जैसे मैं बता रहा था, अगेन ब्लड प्रेशर की दवा या हार्ट के मरीज होते हैं उनमें कुछ कुछ दवाएं चलाई जाती हैं, जिसकी वजह से भी पेशाब ज़्यादा होता है और यूरिन कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह से बहुत सारे रोग हैं जो स्पेसिफिकली बुजुर्गों में ज़्यादा प्रॉब्लम करती हैं, और इसके बहुत सारे, सिर्फ एक वजह नहीं होती, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जिसको हम लोग, अगर मैं बोलूँ तो उसको जेरियाट्रिक सिंड्रोम बोलते हैं। सिंड्रोम मतलब एक कोई चीज़ प्रॉब्लम होना जिसके पीछे कारण बहुत होते हैं। तो हर कारण को आपको ढूंढना पड़ता है और उसके हिसाब से ही उपचार का जो आपका जो प्रेस्क्रिप्शन बनता है उसी के हिसाब से ही बनता है। इसलिए एक जेरियाट्रिशियन का वैल्यू बहुत बढ़ जाता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे ऑपरेशन के पहले या ऑपरेशन के बाद कैसे इन लोगों का ट्रीटमेंट करना है। अगर किसी को सर्जरी करानी है तो आप यंग पॉपुलेशन की तरह इतने फिट नहीं हो सकते, उनका फिटनेस लेवल अलग हो सकता है। तो किनको सर्जरी करना है, किनको सर्जरी नहीं करना है, सर्जरी के बाद उनका केयर कैसे करना है, ये सब चीज़ें अगेन एक जेरियाट्रिशियन के डोमेन में आती हैं। एक बुजुर्ग जो सीनियर सिटीजन स्पेशलिस्ट हैं वो लोग इन सब चीज़ों को ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। तो इसलिए जेरियाट्रिक्स आई थिंक अभी एक नया ब्रांच है, धीरे धीरे इंडिया में डेवलप हो रहा है। अभी जैसे एम्स, आपके बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, BHU या जिपमर, CMC वेलोर, ये सब बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में अभी स्टार्ट हुआ है, और धीरे धीरे करके आने वाले समय में आई थिंक ये एक बहुत अपकमिंग ब्रांच होगा। और ये बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि हम लोग का जो पॉपुलेशन है, हम लोग का जो पॉपुलेशन वो धीरे धीरे एज कर रहा है, मतलब बुजुर्गों की संख्या काफ़ी बढ़ रही है। पहले यंगर पॉपुलेशन ज़्यादा था, अब धीरे धीरे जो बुजुर्ग हैं वो भी धीरे धीरे लोग 80-90 साल तक, इवन 100 साल तक आराम से जी रहे हैं, तो उनका केयर करना बहुत अलग होगा। तो आई थिंक जेरियाट्रिक मेडिसिन एक काफ़ी अच्छा ब्रांच है, काफ़ी अपकमिंग ब्रांच है, जिसकी लोगों को ज़रूरत है। आई थिंक अभी मैं यहाँ पे कंक्लूड करना चाहूँगा। मैं अगले सेशन में फिर से और कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स पे और डिटेल में बात करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।